हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 4 ऑफ अवर रिवीजन सीरीज। सो आज डे 4 में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्विक रिवीजन। सो अगर किसी ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वन शॉट वीडियो। सो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 2 के इक्वल होती है। मतलब वो इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो हमारी 2 के इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री बोलेंगे वो क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू करके हमें राइट साइड पे भी कुछ दिया हुआ है। अगर ये इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ इतना लिखा होता, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन का। सो अगर हम इसके जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें वन वेरिएबल की बात की जा रही है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन में भी सिर्फ x ही हमारा वेरिएबल है। सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा सो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो इसलिए कभी भी ए हमारा जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो ये बेसिक्स तो आपको पता होंगे। अब इसी बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे पास एक इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मैंने ऐसे रेंडमली एक इक्वेशन ले लिए। मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो आप कैसे देखेंगे? आपको पहले देखना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, जब हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे सो ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन क्योंकि इसके साथ 2 है तो 2x स्क्वायर बनेगा। सो 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा और x स्क्वायर हमारा यहाँ पे भी है। सो अगर ये वाले x स्क्वायर को भी हम इधर ले जाएंगे सो हमारा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा। स्टिल हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास यहीं पे 2x की जगह पे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 होता और यहाँ पे होता हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एज इट इज रखा, इस केस में क्या ये हमारे पास जो पूरा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे, या तो आप पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो या आप सिर्फ देखो कि हम अगर जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा ये x और ये x मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है, तो इधर का एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन रह जाएगी वो लीनियर इक्वेशन रहेगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो कभी भी जब आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। आपको सिर्फ इधर एक्स स्क्वायर देखकर नहीं बोलना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, या अगर हमारे पास ये ना होता, सिर्फ इस तरह से होता और इक्वल टू 0 होता, तब भी आप यहाँ पे सिर्फ लीनियर देख के नहीं बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखेंगे कि आपके जो एक्सप्रेशन है ये किस तरह का बना है, क्या इसमें कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करने पे, ब्रैकेट ओपन करने पे हमारे पास कुछ और बनेगा कि नहीं बनेगा। सो थोड़ा सा उसको सॉल्व करो, थोड़ा सा एनालाइज करो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल तो नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी कैंसिल तो नहीं हो रही, या हमारी एक्स क्यूब की टर्म तो नहीं बन रही। अगर एक्स क्यूब बन रही है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक इक्वेशन रह जाएगी। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा देखना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर पता होना चाहिए कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ली हमने, अब हम देखेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस क्या होते हैं? जिसको हम रूट्स भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं। सो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। वेरिएबल की x की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, उस वैल्यू को बोलते हैं हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों का सेम मतलब ही है। तो अब अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, जैसे कि हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0,
ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे देखना है कि एक्स की मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि हमारी ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए या हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो वो 0 के इक्वल आ जाए। तो हम कैसे देखेंगे? तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड करने के कुछ मेथड्स होते हैं, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल से सब कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। सो क्या मेथड्स होते हैं, वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मेथड्स टू फाइंड द जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के हमारे पास क्या मेथड्स होते हैं? एक हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे हमारे पास एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस यही दो पढ़ने हैं। क्या है? एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको यूज करके हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड की, सो फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है कि हमें कोई मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम इसे कैसे करते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे वर्क करता है। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे x की वैल्यूज निकालनी है। सो वैल्यूज हमारी कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 2 है, तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस ही पॉसिबल होंगे, 2 ही जीरोस पॉसिबल होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट उतने जीरोस ही पॉसिबल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज आएंगी, तो हमें वो 2 वैल्यूज को फाइंड करना है, एक्स की वो 2 वैल्यूज निकालनी है। कैसे देखते हैं? अगर हम इसको जर्नल एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि हमारी a की वैल्यू है 2, b हमारा है -5 एंड c हमारा है 3। यह हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसकी जो मिडिल टर्म है x का जो कोफिशिएंट है, उसको हमने इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो दो नंबर्स मिलेंगे उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे हमें वापस से -5 मिले, और वही दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a × c मिले, मतलब 2 × 3 दैट इज 6 मिले। तो हमें ये कैसे करना है? सबसे इजी वे में बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है। आपको करना है a × c, ध्यान रखना a × c करना है, सिर्फ c नहीं करना। सो 2 × 3 दैट इज हमें चाहिए 6। हमें देखना है सबसे पहले कि 6 हमारा किस किस के टेबल में आता है, मतलब 6 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या। एक हमारे पास 6 × 1 = 6 है, 6 × 1, ठीक है। एक हमारे पास 2 × 3 है, यही है। अब हमें देखना है कौन से ऐसे दो नंबर्स हम लें जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें 5 मिल जाए। अब हमने ये देख लिया, अब हमें इसके जो साइन है, माइनस का जो साइन है, उसको नहीं देखना। सबसे पहले हमें देखना है सिंपल कि हम वो दो नंबर्स कौन से लें। अगर मैं बात करूं 6 और 1 की, 6 और 1 को ऐड करने पे मुझे 5 नहीं मिलेगा, लेकिन 6 और 1 को माइनस करने पे मिल जाएगा मुझे, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको देख लेते हैं। 6 और 1 अगर मैं लेती हूँ, 6 और 1 को माइनस करने पे मुझे 5 मिलेगा, मुझे चाहिए माइनस का 5, -5 चाहिए। तो -5 के लिए इसका मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस होना चाहिए, तभी प्लस माइनस करने पे साइन माइनस का आएगा। सो इसका मतलब -6 + 1 होना चाहिए था, ठीक है। और अगर मैं इस माइनस लगा दूं 6 के साथ, तो प्लस माइनस करने पे तो -5 मिल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे मुझे -6 मिलेगा। मुझे क्या चाहिए? प्लस का 6 चाहिए। इसका मतलब ये हमारा केस नहीं बन रहा। अगर हम बात करें 2 और 3 की, 2 और 3 को प्लस करने पे मुझे 5 मिल जाता है, मुझे क्या चाहिए? -5 चाहिए। इसका मतलब मैं, क्योंकि इन दोनों की एडिशन कर रही हूं, तो -2 और -3 लूंगी, माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव का आएगा। दूसरी चीज कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको ये देखना है, कैसे देखना है वापस बताती हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी बी वाली टर्म कौन सी है, उसके साथ जो भी साइन है भूल जाओ, पहले सिर्फ देखो टर्म कौन सी है। फिर आपने देखना है कि हमारी a × c क्या आ रहा है। a × c हमारा 6 आ रहा था, 6 के फैक्टर्स देखने हैं। 6 हमारा 6 × 1 भी आता है, 3 × 2 भी आता है, दोनों हमने लिख लिए। अब हमें देखना है कि इन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 मिल रहा है। ऐड करने पे तो नहीं मिल रहा था, सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा था। अब हमने देखना है हमें क्या चाहिए था, -b चाहिए था। माइनस कब आएगा? जब हम बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। कब? जब हम बात कर रहे हैं एडिशन, जब हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की।
तो हमने 6 माइनस 1 5 चाहिए था, लेकिन हमें बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस लगाना था ताकि हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाए और साइन बड़ी वाली टर्म का रहे, दैट इज -5 आ जाए। लेकिन जब हम इधर माइनस लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो हमारा पास माइनस आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी कभी मल्टीप्लाई करने पे आपको प्लस की वैल्यू चाहिए, लेकिन माइनस करने पे या प्लस करने पे आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, उस केस में आपको दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस लगाना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने। क्या बोला मैंने? कि जब भी आपको a इंटू सी करने पे कोई पॉजिटिव टर्म चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे नेगेटिव टर्म चाहिए, तब आप दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस का साइन लगाएंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो ये माइनस माइनस गायब हो जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये माइनस रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसके कौन से फैक्टर्स लेने हमने, -2 और -3। तो 2x² तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब -2x रखेंगे, -3x रखेंगे, x दोनों के साथ रहेगा, +3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। क्या रह गया, x। इधर क्या रह गया, -1 रह गया। दूसरी दो टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या रह गया, x, और क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया है तो ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यहां पे ब्रैकेट में जो है वैल्यू है वही आपकी यहां पे भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो गलती की है, वापस जाके उसको चेक कर लेना। अब हमने पूरी इस वैल्यू में क्या कॉमन देख रहे हैं, x - 1 निकाल लेते हैं। क्या रह गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो हम ये कह सकते हैं कि x - 1 हमारा 0 के इक्वल होगा और 2x - 3 हमारा 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या ये होगी। तो दोनों को देख लेते हैं। इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 1 और इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की। इसी को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये दो हमारे पास जीरोस हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया स्प्लिटिंग मेथड। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक रूट की टर्म दी गई है। अब इसमें देखेंगे हम स्प्लिटिंग कैसे करनी होती है। हमें वही करना है, सबसे पहले हमें देखना है स्प्लिट करना किसको है, मिडिल टर्म को करना है। मतलब हमें चाहिए कोई ऐसे दो वैल्यूज जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें 2√6 मिले और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 3 × 2 दैट इज 6 मिले। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 3 × 2 6 से। 6 के हम फैक्टर्स देखेंगे। अब हमें पता है 6 इज इक्वल टू 6 × 1। ठीक है, अभी यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि हमें चाहिए 2√6। यहाँ पे जो रूट दिया ना यही हमें बहुत बड़ा हिंट दे देता है। क्योंकि हमें चाहिए √6, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी कुछ रूट की वैल्यू चाहिए, मतलब सिर्फ √6 चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको, 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं या हम 6 को √6 × √6 भी तो लिख सकते हैं। सो √6 × √6 हमारी 6 की वैल्यू आ जाएगी। अब √6 प्लस √6 करेंगे तो 2√6 भी आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब हमें 2√6 चाहिए था, वो भी हमें मिल रहा है। √6 × √6 करके 6 चाहिए था जो, वो भी हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे टर्म हमारी जो है नेगेटिव है, हमें यहाँ पे चाहिए नेगेटिव। कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर हमें मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए लेकिन बी वाली टर्म को जब स्प्लिट करेंगे तो माइनस की वैल्यू चाहिए, तब हम क्या करते हैं, दोनों के साथ लगाते हैं माइनस। क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, तो -2√6 तो हमें मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस हमारे प्लस आ जाएंगे। सो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -√6 -√6। सो हम लिखेंगे 3x² एज इट इज -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें कॉमन निकालना ये अलग मुश्किल है, इसको भी देखते हैं एक बार कैसे करना है। हमें पता है कि हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, उससे छोटा हम कुछ नहीं इसको तोड़ सकते क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। तो √3 × √3 लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं √6 की, तो √6 को मैं √2 × √3 लिख सकती हूँ। इसका मतलब दोनों में √3 हमारा कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से √3x को कॉमन ले लेंगे। इधर क्या रह जाएगा, √3x रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, √2x रह जाएगा। ठीक है, √3 × √2 हमारा 6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास √3 × √3 3 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हमें दो तरह से होता है, अगर तो आप इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं निकाल सकते तो आपको पता है कि आपका ये वाली चीज यहाँ पे आनी चाहिए, तो वो लिख लो और जो रह जाएगा वो आपको खुद पता चल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे तो सिंपल है,
इधर 2 को मैं इसी तरह से √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ और √6 को मैं √2 इंटू √3 लिखूंगी। तो दोनों में से मुझे √2 कॉमन दिख रहा है, निकाल लेते हैं। सो √2 को मैं कॉमन निकालूंगी, क्या रह जाएगा √3x, और यहां पे रह जाएगा हमारे पास, इधर x नहीं आना था, x हमने निकाल दिया कॉमन, माइनस √2 ये रह गया इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, माइनस माइनस करने पे प्लस का आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस की टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब सब में से कॉमन क्या आ रहा है, √3x माइनस √2, कॉमन ले लिया, क्या रह गया √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब √3x माइनस √2 भी हमारे पास 0 के इक्वल है, और दूसरी वैल्यू भी सेम है, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यहां पे x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाय √3, और यहां पे भी x की वैल्यू आ जाएगी √2 बाय √3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं होल √2/3, और यहां पे भी इसकी √2/3। अब इसमें हमें दो चीजें समझ आ रही है। पहला ये कि हमें कैसे, जब भी हमारे पास रूट की कोई वैल्यू गिवन होगी, रूट में स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यू गिवन होगी, तो हमें इसे कैसे स्प्लिट करना है, मेथड वही है, उसी को यूज करके करना है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमारे पास सेम ही वैल्यू दो दो बार आ रही है, इसको हम बोलते हैं इक्वल रियल रूट्स। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको वापस से ये याद आएगा कि हमने इस तरह की एक एग्जाम्पल अभी पीछे की थी। तो इसको ध्यान रखना, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज दो आती हैं, आंसर हमारे पास दो आते हैं, क्योंकि 2 ही रूट्स हमारे एटमोस्ट पॉसिबल है। तो दो वैल्यूज अलग अलग आएंगी तो हम बोलेंगे 2 है, अगर सेम आएगी तो हम बोलते हैं 1 है, पर है तो आई तो ये 2 बार है, वैल्यू चाहे 1 है, इसका मतलब एटमोस्ट हमें 2 ही मिलेगी। 2 से कम हो सकती है, जैसे कि ये 1, वैल्यू 1 ही आई है, आई 2 बार है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया होगा, हमें इसको किस तरह से करना है। अब सेकंड मेथड हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको देखते हैं अब। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करने पे हमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मिल जाती है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 2 मिलेगी, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए, उसी को यहाँ पे करके देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। सो इक्वेशन हमारे पास थी 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास a क्या है 2, b क्या है -5, और c क्या है 3, ये हमने देख लिया। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस b प्लस 5 प्लस माइनस b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, a इंटू c, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 4। सो यहां पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और रूट में 1 ही रहता है, डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आएगी हमारे पास 5 प्लस 1 बाय 4, और एक आ जाएगी 5 माइनस 1 बाय 4। सो 5 प्लस 1 6 बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 3/2, 5 माइनस 1 4 बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 1। सो एक्स की हमारे पास यही दो वैल्यूज उधर भी आई थी और यही दो वैल्यू यहाँ भी आई थी। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा इस तरह से यूज होता है, सिंपल जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें हमें ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। ये कहाँ काम आता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां हमें फैक्टराइजेशन हो नहीं पा रही या बहुत टाइम लग रहा है वो दो वैल्यूज को निकालने में, स्प्लिटिंग वाली, तो हम क्या करते हैं जल्दी में फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं और उससे वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, इसके अंदर जो रूट की वैल्यू है b² माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। यही वैल्यू है जो बताती है सब कुछ कि क्या हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, इक्वल आएंगे या वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, मतलब ये जो b² माइनस 4ac है, ये इस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर बताती है। सो क्या बोलते हैं इस b² माइनस 4ac को, इस b² माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। समझते हैं इसको। अब हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, और इस कैपिटल डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना जरूरी है।
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी उससे आपको पता चलेगा कि क्या हमारा आंसर आने वाला है, किस तरह का आंसर आने वाला है। क्या हमारे पास x की दो वैल्यू अलग अलग आएंगी, क्या हमारे पास x की दो वैल्यूज सेम ही आएगी, या हमारे पास x की कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं। तो ये चीजें हमें कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कब क्या बताता है, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो देखते हैं एक बार नेचर ऑफ रूट्स क्या है। सो नेचर ऑफ रूट्स कि हमारा जो रूट है, जो हमारे जीरोस की वैल्यू आएगी वो किस तरह की आएगी, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल मतलब रियल वैल्यूज जो होती हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर आएंगे, कब आएंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी, मतलब डी अगर हमारा पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, दो अलग अलग रियल वैल्यूज आ रही हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। टू इक्वल रियल रूट्स कब आते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब डी जो है हमारा वो 0 के इक्वल अगर आता है, तो उस केस में हम कहेंगे टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अभी हमने जो रूट वाला क्वेश्चन किया था जिसमें मेरी वैल्यू दो सेम आ रही थी, रूट 2/3 आई थी दो बार, वो क्या केस था, इक्वल लेकिन रियल रूट्स हैं, दो अलग अलग नहीं, दो सेम इक्वल रियल रूट्स आए थे। कब आए थे, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा। अब उस इक्वेशन को चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करके देख लेना, 0 के इक्वल ही आएगी। थर्ड केस हमारा होता है नो रियल रूट्स, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। सो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी से बनते हैं। क्वेश्चन हमें मिलेगा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और बोला जाएगा कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रियल रूट्स हैं। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक k गिवन होगा, उस k की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो अगर हमें कंडीशन में गिवन है कि इक्वल रियल रूट्स हैं, तो सिंपल सी बात है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल होगा, बस वहां से हमें वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो ये हमारे पास कुछ हिंट्स होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर आपको कंडीशंस नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेचर्स को याद करना। तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गिवन होगी, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके फिर आपको आगे उसको फर्दर सॉल्व करना है, अगर आपके पास ये दो क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने अभी बताया आपको नेचर ऑफ रूट्स पे। दूसरे हमारे पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी तरह से इसमें भी आती है। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम उससे अलग क्यों होती है, इसमें हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें हमें एक हिंट मिलेगा। किस तरह का हिंट होगा, हमें उसमें जो दो कंडीशंस गिवन होगी क्वेश्चन में, वो हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होगी। मतलब हमने अगर एक वेरिएबल x लेट किया है तो दूसरे की वैल्यू जो है वह उस x के ऊपर ही डिपेंडेंट होगी, तो हम उसी के बेसिस पे दूसरे को वैल्यू लेट कर लेंगे, x और y अलग अलग नहीं करते। तो ये एक छोटा सा हिंट होता है। जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। बड़े क्विकली हमने रिवाइज कर लिया पूरे चैप्टर को। सो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।